हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी टॉप साइंस पर। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आप मान के चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसको हम बहुत अच्छे तरह से, बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ हो या एग्जाम में जिसके आने की संभावना रहती है, हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सबको कवर करेंगे, सबको लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। कोशिका। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। इंग्लिश में हम सेल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिका स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना है कि जो कोशिका होती है, अगर हम बात करें कोशिका की ग्रीक भाषा में, कोशिका की ग्रीक भाषा में अर्थ जो होता है, कोशिका का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। तो ग्रीक भाषा में कोशिका का अर्थ क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि साइटोलॉजी, अब देखिए विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। ऐसे ही कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करते हैं हम, यानी कि कोशिका की संरचना का अध्ययन, कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। किसमें? साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई कि कोशिका का अर्थ हो गया, और कोशिका विज्ञान, इंग्लिश में इसको हम हिंदी में इसको कोशिका विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात क्या होती है कि अगर बात करें हम परिभाषा की, बात करें कि परिभाषा क्या होती है, कि कोशिका कहते किसे हैं। तो देखिए, यहाँ से एक बात निकल कर आती है जब हम कोशिका को पढ़ते हैं कि जो सजीव होते हैं, क्या होते हैं? सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम क्या कह रहे हैं? कोशिका कहते हैं। तो चलिए, परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं हम कोशिका की कुछ। देखिए, जो कोशिका में गुण पाया जाता है, कोशिका में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण पाया जाता है, यानी कि हम कहते हैं कि कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये भी पता है, क्या पता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, एक समूह बनाती हैं। कोशिकाएं एक समूह बनाती हैं और उस समूह को हम कहते हैं ऊतक। उस समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक। यानी कि हम कह सकते हैं कोशिकाओं के विभिन्न कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब देखिए, ये एक ऊतक बन गया, कोशिकाओं का समूह, और ये इसे हम क्या कह रहे हैं? ऊतक कह रहे हैं। और ऊतक से क्या बन रहा है? ऊतक से बनते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ऊतक से बनते हैं क्या? अंग, और अंग से बनते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है क्या? शरीर, और शरीर बन गया, क्या बन गया? शरीर। यानी कि ऊतक से अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है शरीर। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो अगर मानव की बात करें, अगर हम कहें
कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के आधार पर जीव देखिए, जिस एक कोशिका जिसमें होती है, एक कोशिका जिस जीव में होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। ठीक है फ्रेंड्स, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, हम बात करें किसकी, हम बात कर रहे थे कि मानव में कोशिकाओं की संख्या, मानव में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। हम बात कर रहे थे कि मानव में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, मानव में लगभग 5,000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये बात हो गई कोशिका की एक सामान्य जानकारी। देखिए, खोज, हम ज़्यादा बातें ना करके खोज के बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज जो की थी, देखिए वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट हुक। कौन हुए थे? रॉबर्ट हुक। वैसे इनसे पहले दार्शनिक अरस्तु ने कुछ मत दिया था, कहा था कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं इनका जो शरीर है छोटी संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बना होता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ज़्यादा बताया नहीं कि वो संरचनात्मक इकाई है क्या, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बताया। उसके बाद जो रॉबर्ट हुक हैं, ये 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज और किसमें की थी? लकड़ी के कॉर्क में। लकड़ी, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने लकड़ी के कॉर्क में की थी। किसमें की थी? लकड़ी के कॉर्क में की थी। अब ये लकड़ी का कॉर्क क्या है? एक तरह से आप छाल समझिए इसे, लकड़ी के कॉर्क में की। और इन्होंने जो किसके माध्यम से की? इन्होंने स्वयं के सूक्ष्मदर्शी द्वारा, स्वयं के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने कोशिका की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब देखिए, इनकी एक बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम है क्या? उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। अब ये इस बुक में क्या लिखा इन्होंने? इस बुक में इन्होंने लिखा कि जो इन्होंने कार्य किया, यानी कि स्वयं के कार्य का वर्णन किया है। किसमें? माइक्रोग्राफिया में। तो ये तो रॉबर्ट हुक की बात हुई। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में लकड़ी के कॉर्क में। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक हुए थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और ये हुए थे 1674 में हुए थे। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये खोज की थी दांत की खुरचन। कुछ लिखते हैं तालाब के पानी में, कुछ बुक लिखते हैं तालाब के पानी में। तो यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा कि कोशिका का ग्रीक भाषा में अर्थ निकलता है रिक्त स्थान, और साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, लेकिन ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका की खोज की थी।
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने लकड़ी के कॉर्क में की थी और स्वयं की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब ये बात तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन है नहीं। बस हमको क्या याद रखना है कि कोशिका की खोज में वैज्ञानिकों के नाम रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये तो कोशिका की खोज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका की आकृति और साइज के बारे में। तो कोशिका की खोज और अर्थ और इसकी परिभाषा तो हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट अगर बात करें कि कोशिका की जो आकृति है कैसी होती है और इसका साइज कैसा होता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये हम देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अपना कि अपन पढ़ाएं और वो आए नहीं एग्जाम में। तो देखिए, हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी आकृति की कि इसकी आकृति कैसे होती है। तो देखिए, हम देखते हैं कि इसकी आकृति, देखिए इसकी आकृति गोलाकार भी हो सकती है, गोलाकार। इसकी आकृति वृत्ताकार भी हो सकती है, वृत्ताकार। इसकी आकृति हम कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार भी हो सकती है, त्रिभुजाकार। और हम कह सकते हैं आयताकार, आयताकार और घनाकार, घनाकार। ऐसे हम कह सकते हैं कि विभिन्न आकार की, विभिन्न आकार की आकृति की है क्या, कोशिका। अब देखिए, ये तो ज़्यादातर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि कोशिका की आकृति विभिन्न आकार की हो सकती है। अब देखिए, हम बात करेंगे कोशिका के साइज की, कोशिका का साइज, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ से देखिए वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं क्या, कि कोशिका साइज देख लेते हैं हम कि साइज, यहाँ से बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कोशिका के आकार और साइज से। देखिए, हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलो हम बात कर लेते हैं सजीवों की सबसे बड़ी, सजीवों की सबसे, ऐसे लिखते हैं हम इसको, हम लिखते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ी सजीव कोशिका, पृथ्वी पर सबसे बड़ी सजीव कोशिका। चलो एक बार लिख लेते हैं एक लाइन में, उसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं। एक तरह से वन लाइन क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी सजीव कोशिका। हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर सबसे छोटी सजीव कोशिका, सबसे छोटी, भाई सबसे बड़ी हो गई तो सबसे छोटी भी होगी, सबसे छोटी कोशिका। हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका, इसको भी हम देखेंगे कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे कि मानव की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। उसके बाद हम देखेंगे कि मानव की ही बात कर रहे हैं हम, कि मानव की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। चलो अब हम देख लेते हैं इनको कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी लंबी है। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ी सजीव कोशिका, तो हम लिख देंगे कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच एग, यानी कि उड्डयन हीन, ऑस्ट्रिच एग, या हम कह सकते हैं इसे उड्डयन हीन कह सकते हैं, ठीक है। जिसका आकार कितना होता है, 170 × 130 mm। चलो
हम बात करते हैं पृथ्वी पर सबसे छोटी सजीव कोशिका की, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसे हम गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीसेप्टिकम, यानी कि पीपीएलओ, गैलीसेप्टिकम पीपीएलओ। इसका आकार कितना होता है? इसका आकार होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोन। ठीक है, 0.1 से 0.5 माइक्रोन। अगर हम बात करें लंबी कोशिका की, तो लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अब ये सजीव के आकार के अनुसार इसकी लंबाई होगी। मानव की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु। कौन सी है? अंडाणु, जिसका आकार होता है, यानी कि अंड कोशिका, जिसका आकार होता है 100 माइक्रोन। अब ये, और यहाँ पर देखिए मुर्गी जो है, मुर्गी का जो अंड कोशिका होती है उसका होता है 50 माइक्रोन। जो कोशिका होती है उसका आकार 50 माइक्रोन। मानव की सबसे छोटी कोशिका यानी कि शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु, जिसका आकार होता है 60 माइक्रोन। 60 माइक्रोन। अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो वो होती है वो होती है तंत्रिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, और इसका आकार जो होता है 90 सेंटीमीटर, यानी कि या हम कह सकते हैं या लगभग 1 मीटर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। और देखिए यहाँ पर हम बात करें आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और हेपेटाइटिक सेल्स यानी कि यकृत कोशिका। तो हम देखते हैं जो आरबीसी है, यानी कि आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी की सेल्स का जो आकार होता है वो होता है 7 माइक्रोन, और डब्ल्यूबीसी का होता है 3 से 4 माइक्रोन, और यकृत कोशिका का होता है कितना? ये होता है 20 माइक्रोन। और सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 100 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों ये हमने देखी थी मापने की इकाई और साइज। हम क्या देख रहे हैं? पृथ्वी पर सबसे बड़ी सजीव कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, ये हमने देख लिया है। पृथ्वी पर सबसे छोटी सजीव कोशिका माइकोप्लाज्मा, पृथ्वी पर सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये तो हो गई साइज की बात, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ तक तो हमने देखा था कि कोशिका की खोज और कोशिका की साइज के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट था। अब हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब हम जो पढ़ेंगे वो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत। तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। कोशिका सिद्धांत, देखिए फ्रेंड्स, जो कोशिका जो सिद्धांत है उसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, जिनको हम अक्सर समझ नहीं पाते, फिर उनको हम गलत कराते हैं। तो देखिए आज से गलत नहीं होंगे। कोशिका में अब अगला जो अपना पॉइंट है वो है कोशिका सिद्धांत। इसको हम समझेंगे कोशिका सिद्धांत को। देखिए वैज्ञानिक हुए थे स्लाइडेन और स्वान। हम लिख देते हैं एक बार, स्लाइडेन व स्वान, 2 वैज्ञानिक हुए थे जो कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 और 1839 में। किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। इसका पूरा नाम थियोडर स्वान है।
थियोडर स्वान, और इसका थैमेसिस स्लाइडेन, थैमेसिस स्लाइडेन। आपको क्या याद रखना है, स्लाइडेन व स्वान अक्सर यहीं से आते हैं। तो देखिए जो स्लाइडेन व स्वान है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 और 1839 में। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कोशिका के बारे में कहा था, सबसे फर्स्ट इन्होंने कहा था कि सभी सजीवों का शरीर, सजीवों का जो शरीर है, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बात बिल्कुल सही थी इनकी कि कोशिकाओं से मिलकर सजीवों का शरीर बना होता है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण, स्लाइडेन स्वान कहते हैं कोशिका सिद्धांत में कि नई जो कोशिका हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। अब देखिए जो नई कोशिकाएं हैं और पुरानी कोशिकाएं, यानी कि नई कोशिका कौन सी हैं, पुत्री सेल्स, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, पुत्री कोशिका कह सकते हैं, यानी कि डॉटर सेल, इंग्लिश में अगर बोल लेते हैं डॉटर सेल। और इनको हम कह सकते हैं, इनको हम उत्तरवर्ती सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उत्तरवर्ती सेल, उत्तरवर्ती कोशिका, और उसे हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती कोशिका। और चलो इसको पहले हम लिख लेते हैं मात्र कोशिका, यानी कि मदर सेल इंग्लिश में, और इसको हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती कोशिका। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इन्होंने क्या कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये बात कौन कह रहा है, कोशिका सिद्धांत कह रहा है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत कब दिया था, 1838 और 1839 में दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है और सभी सजीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर ये बात सही है तो ये असफल क्यों रहा कोशिका सिद्धांत। तो देखिए असफल रहने का कारण क्या था, कि असफल रहने का कारण कि कोशिका सिद्धांत असफल क्यों हुआ, असफल रहने का कारण। तो देखिए कोशिका सिद्धांत यह नहीं बता सका, कोशिका सिद्धांत ने ये बात तो कह दी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो होता कैसे है, कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है पुरानी कोशिकाओं से होता कैसे है। कोशिका सिद्धांत यह नहीं बता सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से कैसे होता है। बस इतनी सी बात ये नहीं बता सका, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात बन गई थी। अब देखिए ये बात हमने देख ली कि कोशिका सिद्धांत 1838-1839 में स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। इन्होंने कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। पुत्री कोशिका कहते हैं हम नई कोशिका को, और पुरानी कोशिका को कहते हैं मातृ कोशिका या मदर सेल्स या पूर्ववर्ती कोशिका, और इसे नई कोशिका को पुत्रवर्ती कोशिका, डॉटर सेल्स या उत्तरवर्ती कोशिका कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि
कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। जो कोशिका जो सिद्धांत है वो किस पर लागू नहीं होता है। तो देखिए जो विषाणु है और जीवाणु है इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है, हम सुनते आए हैं कि कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो हम एक बात यहाँ लिख देते हैं कि कोशिका सिद्धांत जो कोशिका सिद्धांत विषाणु जीवाणु पर और भी जीव हैं विषाणु जीवाणु पर लागू नहीं होता है। अब होता क्यों नहीं है, इसका भी कारण है। कारण क्या है, कारण यही है कि जो इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो उन सजीवों से जिन पर कोशिका सिद्धांत लागू होता है उनसे भिन्न होती है, अलग होती है। यानी कि एक तरह से जो कोशिका झिल्ली है ना, जो कोशिका की संरचना हम देखेंगे उसके आधार पर हम देखेंगे कि जो कोशिका के जो अंग हैं उनके आधार पर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो कोशिका जो विषाणु है जीवाणु है इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इनसे भिन्न होती है जिन पर कोशिका सिद्धांत लागू होता है। तो देखिए ये बात हमने देख ली। अब देखिए जो विषाणु है ये सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। कौन? विषाणु। योजक कड़ी। विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। यदि हम ये निर्जीव है और यदि यह एक लिविंग सेल्स में एंट्री कर जाता है और उसमें फिर से ये पुनः क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। लिविंग सेल्स में क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो ये बात हमने देखी कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या है, विषाणु। क्या है? विषाणु। अगर हम देखें कि जंतु है यहीं पर देख लेते हैं। वैसे यहाँ का है नहीं ये बात, यहाँ की है नहीं ये बात, लेकिन फिर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है जंतु व पादप के बीच की योजक कड़ी क्या होती है, तो वो होती है युगलिना। युगलिना जो है, युगलिना में जंतु और पादप दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब देखिए अगर बात करें एवीज वर्ग, एवीज व सरीसृप के बीच की योजक कड़ी, सरीसृप व एविज वर्ग के बीच की योजक कड़ी किसे कहेंगे हम? आर्कियोप्टेरिस। ये क्या है? ये है एविज व सरीसृप के बीच की योजक कड़ी आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ देखी थी। इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत ही अच्छी, जो कि लगभग एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि कोशिका सिद्धांत का असफल होने का कारण देख लिया था। अब देखिए हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक आए थे, यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि नई जो सेल्स हैं, नई सेल्स का निर्माण ओल्ड सेल्स से, यानी कि पुरानी सेल्स से, ओल्ड सेल्स से विभाजन से होता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी रुडोल्फ विर्चो ने कही थी 1855 में। तो हम कह सकते हैं कि जो सजीव है, जो सजीवों का शरीर, यानी कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बात हमने देख ली थी। लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक सजीव
की कोशिका में, प्रत्येक सजीव की कोशिका में उसके विशिष्ट गुण, उसके किसके, उस जीव के उसके विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। उसके विशिष्ट सभी कर देते हैं, उसके विशिष्ट सभी गुण पाए जाते हैं। किसमें, उस कोशिका में। कौन सी कोशिका, जो उस जीव में या सजीव में पाई जाती है। तो ये बात हमने यहाँ तक देख ली है, ठीक है, कोशिका सिद्धांत में। तो कोशिका सिद्धांत यहाँ पर होता है खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और उस टॉपिक में अब हम देखेंगे, चलो पहले हम देख लेते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, अक्सर इसमें अंतर कभी कभार। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो देखते हैं, कोशिका हम पढ़ रहे हैं, और कोशिका में हम देखेंगे कि जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में अंतर, ये देखना है हमें। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। तो देखिए, हमको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या याद रखनी है, हमें रखना है याद राई, माई, लाई और साई, ERGK। एक तो ये याद रखना है, नंबर 1। अब वो क्या है वो हम बताएंगे आपको। नंबर 2 क्या याद रखना है, रितिका कैसी भाभी है, कैसी भाभी है, ये याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, राई से यहाँ बन रहा है राइबोसोम, राइबोसोम। माई से बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये कोशिका के अंग याद रखने हैं। लाई से बन रहा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। साई से बन रहा है साइटोप्लाज्म। ER से बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतःप्रदव्य जालिका बोलते हैं। कोष्टक में लिख देते हैं अंतःप्रदव्ययी जालिका। जी से बन रहा है गोल्जिकाय। क्या बन रहा है, गोल्जिकाय। कैसे यहाँ क्या बन जाएगा, केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको भी देख लेते हैं। रितिका से यहाँ बनता है रिक्तिका, रिक्तिका। और कैसी भाभी से बन जाएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और है से बन जाएगा यहाँ हरित लवक। क्या बन जाएगा, हरित लवक। अब आपको याद क्या रखना है वो समझिए। देखिए, ये जो ट्रिक है ये आपको फॉलो करेगी कि ये जो कोशिका अंग हैं, जितने भी कोशिका अंग हैं इस ट्रिक में, वो सब दोनों कोशिकाओं में पाए जाएंगे। यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं जंतु कोशिका प्लस पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब देखिए, ये जो ट्रिक है सेकंड नंबर की, इसमें जो कोशिका अंग है वो केवल पादप कोशिका में ही पाए जाएंगे, पादप कोशिका में।
पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में। और ये पाए जाएंगे ये पाए जाएंगे जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, ये ओनली केवल पादप कोशिका में। अब देखिए हम इनको देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये कोशिका है, ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है, और ये भी एक कोशिका है, ये भी एक क्या है, कोशिका। मैंने दो बॉक्स बनाए कोशिका को समझने के लिए, दो बॉक्स बनाए हैं, इनको हमें समझना है। आप ऐसे मान लीजिए समझने के लिए कि ये तो हो गई पादप कोशिका, क्या हो गई, ये हो गई पादप कोशिका, और ये हो गई जंतु कोशिका। आप ऐसे समझिए इनको, जंतु कोशिका, पादप कोशिका व जंतु कोशिका, ठीक है। अगर आप ऐसे ना बनाकर इनको गोला भी बना सकते, गोले की तरह से बनाते हैं अपन वृत्ताकार में, आप ऐसे भी बना लीजिए, ठीक है, चाहे ऐसे बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, हमको सिर्फ समझना है। अब देखिए ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे कि ये दोनों का पार्ट है, यहाँ दोनों कोशिकाएं मिल रही हैं, तो इसमें ये आ जाएंगे कौन कौन से, देखो राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और क्या है, साइटोप्लाज्म, ER है, ER, और गोल्जिका है, और केंद्रक है। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जहाँ पर दोनों कोशिकाएं मिल रही हैं, दोनों कोशिकाएं जहाँ पर मिल रही हैं, वहाँ पर ये वाले जो कोशिका अंग हैं पहली वाली ट्रिक में, ये सब यहाँ आ जाएंगे। और अगर बात करें हम इस वाली ट्रिक की, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में, हमने कहा था कि ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रिक्तिका से, रिक्तिका, तो पादप कोशिका में क्या होती है, रिक्तिका होती है, और क्या होती है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, और हरित लवक, ये किस में पाए जाते हैं, ओनली फॉर पादप कोशिका में। किस में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाएगी, लेकिन हम जो डिफरेंट है वो देख रहे हैं। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो ओनली पादप कोशिका में होती है, न कि जंतु कोशिका में। ये मेनली डिफरेंट होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, ठीक है। तो ये हो गई जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसको रफ कर देते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिक के माध्यम से हमने कैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखा था। तो कभी कभार अगर पूछ लिया जाए कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। सेल बोलते हैं। हम इसमें देख रहे थे कोशिका के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, कोशिका के प्रकार। अब जो कोशिका के प्रकार में हम पढ़ेंगे, तो हमने कहा था कि केंद्रक की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक, अगर बात करें हम नंबर एक, तो वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर टू जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका।
यूकैरियोटिक कोशिका। तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। चलो अब हम देख लेते हैं इनमें जो मेजर जो डिफरेंट है वो कैसे होता है। तो देखिए, एक तरफ तो हम लिख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इधर हम लिख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए आप, अब हम इनमें डिफरेंट देखते हैं। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करें हम कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें सुस्पष्ट कोशिका अंग नहीं पाए जाते। हम लिख देते हैं कि इसमें सुस्पष्ट जो कोशिका अंग होते हैं, कोशिका अंग नहीं पाए जाते, सुस्पष्ट कोशिका अंग नहीं पाए जाते। जबकि अगर बात करें हम किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट कोशिका अंग पाए जाते हैं। हम कह देते हैं कि इसमें सुस्पष्ट कोशिका अंग, चलो यहाँ लिख देते हैं कोशिका अंग पाए जाते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की अगर बात करें हम, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति यानी कि कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की बनी होती है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इनकी कोशिका जो भित्ति है सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका जो भित्ति है सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें जो श्वसन है, इनमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, यानी कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। इनमें श्वसन, अगर इनमें बात करें, हम लिख देते हैं इस प्रकार की कोशिकाओं में या इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, माइटोकॉन्ड्रिया समझ जाना, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम नंबर 4 की, तो इनमें लिंग जनन नहीं होता, जबकि इनमें लिंग जनन होता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जबकि इनमें दोनों होते हैं, समसूत्री व अर्धसूत्री। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ये मेजर डिफरेंट हो गए। अब हम बात करते हैं कोशिका अंगों के आधार पर इनमें क्या डिफरेंट होता है। कोशिका अंगों के आधार पर जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है। तो थोड़ा सा आप इधर देखेंगे, हम इधर देखते हैं कि ये कोई कोशिका है, मान के चलिए कोई कोशिका है। हमने बताया कोशिका क्या करती, कैसी भी हो सकती है। तो देखिए, ये कोशिका है और इसमें मध्य में क्या होता है? केंद्रक। इसको हम क्या कह रहे हैं? केंद्रक। केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। और जो केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका। क्या होती है?
केंद्रिका। केंद्रक के अंदर भरा होता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है न्यूक्लिक। क्या होते हैं? न्यूक्लिक। इसमें क्रोमैटिन। क्या होते हैं? क्रोमैटिन। अब केंद्रक के ऊपर ये जो संरचना होती है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर होता है गोल्जी काय। क्या होते हैं? गोल्जी काय। ठीक है। अब देखिए आप, अगर हम बात करें लाइसोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए अगर केंद्रक नहीं है, हम कह रहे हैं केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर केंद्रक नहीं है तो क्या क्या नहीं होंगे। अब देखिए, एक केंद्रक नहीं है तो केंद्रक नहीं है, केंद्रक तो है ही नहीं, तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, केंद्रिका भी नहीं है, केंद्रक द्रव्य भी नहीं है, न्यूक्लिक भी नहीं है, क्रोमैटिन भी नहीं है, और क्या नहीं है, और इसमें गोल्जी काय भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इनमें या इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक केंद्रिका लिख देते हैं, केंद्रिका भी नहीं होती है। ठीक है। और क्या नहीं होता है? गोल्जी काय भी नहीं होता है, गोल्जी काय भी नहीं होता है। और क्या नहीं होते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होते हैं। और क्या नहीं होते? न्यूक्लिक भी नहीं होते हैं, न्यूक्लिक भी नहीं होते हैं। और क्रोमैटिन भी नहीं होता है, क्रोमैटिन। और क्या नहीं होता है? और इसमें हिस्टोन प्रोटीन आदि नहीं होते, आदि नहीं पाए जाते, आदि नहीं पाए जाते। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। जबकि इसमें ये सभी पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी पाए जाते हैं। अब अगर यदि इनका उदाहरण देखें हम, तो उदाहरण में देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कि हम इनकी बात करें तो इसमें विषाणु हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु भोजी हो जाएगा, जीवाणु भोजी, जैसे कि T2, जैसे कि T2 जो है बैक्टीरियोफेज, ये जो है गंगा के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग हो रहा है। और देखिए नील हरित शैवाल, ये सब इसके उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के। जबकि इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? सभी जंतु व पादप। इसके उदाहरण है किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका देखी उसमें डिफरेंट। एक बार देख लेते हैं कि कोशिका के प्रकार देख रहे थे हम, और कोशिका के प्रकार में हमने क्या देखा? केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब हमने देखिए इनमें मेजर जो डिफरेंट है, पहले तो वो देखे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इसको हमने अलग अलग पार्टों में लिखा है, एक साइड प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक साइड यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हमने देखा है कि इनमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें सुस्पष्ट कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि इसमें सुस्पष्ट कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। इनमें जो लिंग जनन नहीं होता, लेकिन इनमें लिंग जनन होता है। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों होते हैं। इनमें अब अगर हम केंद्र की इसकी कोशिका अंगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर देखें
तो एक केंद्रक न होने से कितने कोशिका अंग नहीं होते, ये हमने देखा था। और हमने देखा था यदि केंद्रक नहीं है तो केंद्रिका भी नहीं है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, केंद्रक द्रव्य भी नहीं है। गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, स्टॉप प्रोटीन आदि नहीं पाए जाते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं विषाणु, जीवाणु भोजी, टीटू, बैक्टीरियोफेज और नीलहरित शैवाल। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें ये सभी अंग पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण सभी जंतु व पादप इसके उदाहरण हैं। तो आपको ये जो तरीका है कैसा लगा है? आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।